हमारे तीनों गेस्ट, हमारे तीनों आज की तारीख में अगर भगवान के बाद किसी का दर्जा है तो डॉक्टर साहब लोगों का है। ये डॉक्टर साहब लोग जो हम लोगों का वो तीनों मतलब भगवान एक तरह से कहेंगे आ गए हैं। मैं जल्दी से परिचय करा दूं, डॉक्टर अनूप मिश्रा। इन लोगों का परिचय ऐसा है कि अगर मैं इनका एक एक का पूरा लिखने लगूं तो मेरे पूरे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाएगा, तो मैं बहुत जल्दी से इसको कर रहा हूं। एक्स एम्स चेयरमैन फोर्टिस जो डायबिटीज उसका है, उस वर्टिकल को हेड करते हैं। चेयरमैन नेशनल डायबिटीज फाउंडेशन, चीफ एडिटर, राइटर, अच्छे लिखने वाले, पढ़ने वाले, और एक इनकी अच्छी बुक है जॉयफुल गाइड टू मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज इन इंडिया, ग्रेट बुक। डॉक्टर पुनीत मोहन, इस समय न्यूयॉर्क, वाइस प्रेसिडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, लीड फैक्टर 11A, कार्डियोवास्कुलर। अच्छा, मैं आम भाषा में बता दूं भाई, दिल के डॉक्टर हैं। फार्मा से वे भी बहुत दखल रखते हैं, नोवार्टिस से लेके बेयर में लेके रिसर्च को खूब समझते हैं। इस समय जैसे रिसर्च की जो बात हो रही है वैक्सीन एक्सीन की, उसकी भी कुछ बता पाएंगे। और डॉक्टर सूर्यकांत मेरे ख्याल में इस अवध और हिंदी हार्टलाइन में आप सब लोगों को जानते हैं। पल्मोनरी मेडिसिन का मतलब चेस्ट वाले डॉक्टर हैं जो फेफड़े से है, तो फेफड़े वाले डॉक्टर जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत इस समय लगता है कि है दिक्कत, वो हैं प्रेसिडेंट इंडियन चेस्ट सोसाइटी। और जैसे मैंने पहले कहा कि तीनों लोगों का परिचय आप लोग गूगल में खुद चले जाइए, कर लीजिए, मतलब वो आप अपने हिसाब से उसको पढ़ लीजिएगा। मेरा प्रोग्राम का टाइम में बचाने के चक्कर में पूरे डिटेल इन लोगों के परिचय नहीं दे रहा हूँ। प्रोग्राम शुरू करने से पहले कुछ फिगर्स बता दूं। दुनिया में इस समय जब हम प्रोग्राम शुरू कर रहे थे 68,69,000 68,69,000 लोग टोटल इन्फेक्टेड हुए हैं। डेथ अभी तक 3,98,000, करीब 4 लाख हो चुकी हैं। इंडिया में इस समय 2,37,566, 2,37,566 डेथ। कल की डेथ थी 286, विच मेक्स अ टोटल ऑफ 6,650। अच्छा, दुनिया में हम नंबर ऑफ इन्फेक्शन के हिसाब से हम छठे नंबर पे इस समय। जो नया इन्फेक्शन कल हुआ था वो 9471 था, उस पर थोड़ा एक डिबेट आने लगी है कि वो कुछ लोग कह रहे हैं कि दुनिया का अब एक नंबर में डे इन्फेक्शन, मतलब एक दिन के इन्फेक्शन के हिसाब से शायद हम, अच्छा ये सारी फिगर्स मैं वर्ल्डोमीटर के हिसाब से बता रहा हूँ, उसी डेटा को हम यूज कर रहे हैं। एक्टिव केसेस आज हिंदुस्तान में 1,16,843, 1,16,843। वी आर फोर्थ इन द वर्ल्ड। और जो टेस्ट हुए हैं, क्योंकि वो भी एक फिगर है जो बार बार बोली जाती है, पर मिलियन 3,281, मतलब 10 लाख लोगों के पीछे 3,281 लोगों का टेस्ट हुआ है, और उसमें हम दुनिया में 139वें नंबर पे हैं अगर हम पर मिलियन की बात करें। मैं सीधे डॉक्टर अनूप मिश्रा साहब के पास आ रहा हूं और उनसे समझना चाहूंगा कि वेयर वी आर हेडेड, क्योंकि कुछ समय आज हम लोग 9,000 9,500 की रफ्तार से रोज बढ़ रहे हैं। तो इन शॉर्ट, इज द वर्स्ट इज ओवर और येट टू कम। आप मतलब अभी और बढ़ने की उम्मीद है, आपका एस्टिमेट क्या है? क्योंकि ये तो ज्योतिषी भी नहीं बता पाएगा। मैं एक एज अ डॉक्टर आपका फेयर एस्टिमेट समझना चाह रहा हूँ कि अभी कितना और आपको लगता है कि बढ़ेगा या कैसे हो। थैंक यू आनंद, आपने हमको इनवाइट किया और हमारे मित्रों के साथ इट इज़ अ प्लेजर टू स्पीक हियर। तो आनंद, ऐसा है कि आपने बिल्कुल सही बताया, ज्योतिषी और साइंटिस्ट और एपिडेमियोलॉजिस्ट सब फेल कर गए हैं इस चीज़ में। लेकिन एक चीज़ जो जनरली नज़र में आई है, और ये कंट्रीज जो कि चाहे चाइना हो, चाहे इटली हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, इसमें एक हद तक बढ़कर और डेथ्स काफ़ी हाई जाकर उसके बाद हर्ड इम्यूनिटी हो रही है। ऐसा लगता है कि करीब करीब 50-60% लोगों को अगर इन्फेक्ट इसने कर दिया और वो वल्नरेबल पॉपुलेशन को, कुछ लोगों की डेथ हो गई, उसके बाद ये स्लो हो जाता है और फर्दर या तो पॉपुलेशन में या तो इम्यूनिटी इतनी है तो वो नहीं इन्फेक्ट कर पाता, या फिर उनको एक एसिम्प्टोमेटिक होकर इम्यूनिटी पहुंच जाती है। वो स्टेज अभी ना इंडिया में वास्ट पॉपुलेशन है तो वो स्टेज अभी आई नहीं है, और दिल्ली में भी किसी हिसाब से इस समय नहीं है। मेरा अपना एस्टिमेट ये है, जो कि बिल्कुल गलत हो सकता है, लेकिन मैं सोचता हूँ ऐसा कि करीब करीब 4 हफ्ते ये और बढ़ेगा, और अराउंड एंड ऑफ द मंथ और बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ प्लेटू करके फिर नीचे जाने की संभावना है। ये भी हेट्रोजीनियस रहेगा,
इंडिया में हेट्रोजेनियस रहेगा। जैसे कि दिल्ली में ज्यादा जा रहा है, उसके बाद वो धीरे हो जाएगा, उसके बाद कहीं और ज्यादा जाएगा, फिर धीरे हो जाएगा। यही यूनाइटेड स्टेट्स में हो रहा है और यही इंडिया में होगा। तो ये मेरा एस्टिमेट है आनंद, लेकिन योर एस्टिमेट, माय एस्टिमेट, एनीबॉडी एस्टिमेट इज एज गुड एज एनीथिंग। उसका बैकग्राउंड मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मैं डॉक्टर पुनीत के पास फर्स्ट राउंड उसके लिए आ जाऊंगा। बैकग्राउंड में इसलिए पूछ रहा था कि आज लॉकडाउन खुल गया है हिंदुस्तान में, और भाई हम सब लोग कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग है। मैं आज सुबह, मेरा एक पास में गांव है, मैं वहां गया था। कहा जा रहा है मास्क लगाइए, 100 में से करीब 95 लोग मास्क नहीं लगाए थे। गांव में नहीं लगा रहे हैं लोग, वो आदत नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात हम लोग कागज में कह रहे हैं, लेकिन संभव नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर कोई ऑटो में चल रहा है, ई रिक्शा में चल रहा है, जो मेजोरिटी चल रही है, तो वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती है। पुनीत, डॉक्टर पुनीत, आपसे समझना चाहूंगा कि अमेरिका में वाई सो मेनी नंबर्स, मतलब दुनिया का 1/3 करीब करीब आप लोग नंबर्स में भी, डेथ्स में भी, आप उनमें से आप करीब 20 लाख लोग आपके यहाँ इन्फेक्टेड हो चुके हैं, डेथ 1 लाख से ऊपर आपके यहाँ हो चुकी है। तो क्या इट इज लाइफ स्टाइल, या यू आर हैविंग मोर टेस्ट? क्योंकि ये भी एक माना जा रहा है कि आपके यहाँ टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं इसलिए नंबर ज्यादा हो रहे हैं, या आपकी लाइफस्टाइल है वो केयर फ्री नहीं है, अमेरिका ने कोई लेना देना नहीं, जो है देखा जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है आनंद, और थैंक यू, शुक्रिया अगेन आपने बुलाया हम लोगों को मित्रों के साथ। देखिए, पहला तो एक वो डिसमिस कर दीजिए कि टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका ने 2 गलतियां जो की वो यही थी कि सबसे पहले इन्होंने टेस्टिंग जो है वो, यहाँ पे एक ट्रेडिशन रहा है कि सीडीसी, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, अपनी किट बनाता है, और उन्होंने क्या जब किट बनाई तो उसमें एक्चुअली एरर था, जिसमें उनके 2 से 4 हफ्ते खराब हो गए, और इसीलिए टेस्ट जो था वो वाइडली अवेलेबल नहीं हुआ लोगों को। इसलिए नंबर ऑफ टेस्ट जो है एक बहुत सॉफ्ट नंबर है, क्योंकि वो अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। उस पे मैं उस पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं, क्योंकि उससे एक आपको आइडिया लगता है कि कितना क्या रेट है, लेकिन उस पे एब्सोल्युटली आप रिलाई नहीं कर सकते। अब आपने ये पूछा कि जो मेरे हिसाब से एक मेट्रिक जो चेंज नहीं हो सकती वो होती है डेथ की, और डेथ में भी हमेशा एक डिस्कशन ये होता है कि आप कैसे श्योर हैं कि ये डेथ इसी वजह से हुई है, क्योंकि पोस्टमार्टम भी कोई टेस्ट थोड़ी कर रहा है कोविड का। जब टेस्ट आपके पास लोगों के लिए नहीं है तो आप डेथ के बाद भी नहीं करेंगे, और ये यहां भी हो रहा है बराबर। तो वो एक सस्पिशन पे जाता है उसके ऊपर, तो डेफिनेटली एक अंडर काउंटिंग डेथ्स की भी है सब जगह। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि ये फिर भी यूएस में इतना डेथ्स का नंबर हाई क्यों है, और खास तौर से अगर आप ध्यान दें तो ये नंबर को ड्राइव कर रही है न्यूयॉर्क सिटी, एक्चुअली न्यूयॉर्क सिटी और न्यू जर्सी उसके पड़ोस में। न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क सिटी का वही रिश्ता है जो आप समझिए नोएडा और नई दिल्ली का है, बस नदी के उस पार स्टेट। और आप इसको एक तरह से वही एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप न्यूयॉर्क सिटी एक जो है बहुत क्राउडेड शहर है, जिसमें दुनिया भर से आदमी बराबर आता रहता है, और उसकी वजह से लोग, भीड़ जो है, बाकायदा भीड़ न्यूयॉर्क में, आप मानेंगे नहीं कि धक्का मुक्का कभी कभी होने लगता है टाइम स्क्वायर वगैरह पे। तो हुआ ये कि जब इन्फेक्शन, हर आदमी का फोकस अर्ली स्टेज पे चाइना पे था, लोगों ने इटली के इन्फेक्शन को एक तरह से इग्नोर किया, और वो साइलेंट इन्फेक्शन न्यूयॉर्क में जो स्ट्रेन है वो इटालियन ही है, और वो बराबर लोग आते रहे। उसके बाद एक जो र्यूमर हुई कि ये यूएस जो है कहीं फ्लाइट्स बंद ना कर दे, तो जितने यूएस सिटीजन्स जो बाहर घूमने गए हुए थे या रह रहे थे, उनको ये लगा कि हम घर वापस नहीं पहुंच पाएंगे। सेम स्टोरी जो माइग्रेंट्स की इंडिया में हो रही है, तो वो एकदम से वापस आए सब, और यहाँ कोई तैयार नहीं था उनको टेस्ट करने के लिए, क्वारंटीन करने के लिए। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एक इसलिए एकदम से बहुत फैला कि ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक बड़े शहर में जो बहुत क्राउडेड है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह बहुत मुश्किल है मेंटेन करना, और एनफोर्समेंट में देरी काफी हुई, उसकी वजह से ये एकदम फैलता चला गया। और ज्यादातर स्टेट्स अमेरिका के, अगर आप वेस्ट कोस्ट को छोड़ दें जहां पे
कैलिफोर्निया और वॉशिंगटन स्टेट सिएटल में इन्फेक्शन मोस्ट लाइकली चाइना से आया, बाकी सब में जो है वो न्यूयॉर्क वाला ही स्ट्रेन गया है। तो सिंपल जवाब यही है कि इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा हुआ क्योंकि आप लोगों को एक से दूर नहीं कर पाए, आपने देरी कर दी इम्पोजिशन में ट्रैवल बैन के और स्टे एट होम ऑर्डर पे। तो एक सिंपल आंसर ये। बट डॉक्टर साहब आप लोग बताएं, आप लोगों को भी एक्सपीरियंस बहुत है। नहीं, आप कंप्लीट कर लें, फिर मैं आ रहा हूँ। तो बस मैं यही कह रहा हूँ कि उसमें यहाँ पे आप वही जो अनूप ने जैसे कहा, आप सेम ट्रेंड देख रहे हैं कि एक पीक हो चुकी है और ईस्ट कोस्ट में वो अब नीचे जा रही है, हम लोग डाउन स्लोप पे हैं। लेकिन जो बाकी स्टेट्स थी जो कम अफेक्टेड थी उसमें अभी पीक नहीं पहुंची है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ डेली केसेस और डेथ्स यूएस में जो है वो अभी नीचे नहीं गिर रहा है क्योंकि अब नए इन्फेक्शन हो रहे हैं। और यही ट्रेंड कोई नया नहीं है, ये अब आप दुनिया में भी देख सकते हैं कि जो कंट्रीज फर्स्ट राउंड में अनअफेक्टेड थे जैसे साउथ अमेरिका के कंट्रीज, वहां पे इस समय बहुत मेजर इंक्रीज हो रहा है, ब्राजील में, मेक्सिको में, पेरू में, कोलंबिया में। तो वो सेम देखिए बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जो है और एपिडेमियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जो है आप उनसे दूर नहीं जा सकते हैं, वो ट्रेंड हर जगह होगा और उसको आप बस डिले कर सकते हैं लेकिन आप उसे अब कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते। थैंक यू पुनीत। हमारे एक इन्फॉर्म्ड ऑडियंस हैं, बॉबी रमाकांत, वो काफी क्वेश्चंस आपसे डॉक्टर अनूप मिश्रा से हैं, लेकिन एक अच्छी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि डॉक्टर सूर्यकांत हैं, ही इज द फर्स्ट मेडिकल रेजिडेंट हु डिड एमडी थीसिस इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। ये मुझे जानकारी नहीं थी, मतलब ये हिंदी में थीसिस के में इट नीड्स अ लॉट ऑफ, बहुत बड़ी बात। उसके बाद एक हमारे कैप्टन चीमा है, मैं उनको कर दूं। असल में कैप्टन चीमा हमारे साथ पहले दिन से हम लोग लाइव कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, और जब मैं अपना अभिवादन करता हूं तो मुझे हरदम लगता है कि ये नमस्कार, सलाम, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग से ज्यादा अच्छा मुझे जोश लगता है कि बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तो क्या बात, इसमें जोश काफी है। हाँ, इसमें जोश आता है सर, इसमें जोश काफी है जी। हाँ, तो चीमा साहब वेलकम। डॉक्टर सूर्यकांत, आपसे एक चीज समझना होगा जी कि एक जनरल बात हम लोग की ये चल रही कि अब सबको इन्फेक्टेड होना है, जैसे खांसी जुकाम आता है, कोई कम कोई ज्यादा, किसी को ज्यादा इफेक्ट होता है, कोई 2-3 दिन बुखार रहता है, फ्लू से हम सब लोग, क्या उस तरह से ये निकल जाएगा हमारी इम्यूनिटी? और इम्यूनिटी और इसमें कोई रिलेशनशिप है कि अगर अच्छी इम्यूनिटी है तो निकल जाएगा? इसको थोड़ा विस्तार से समझा दीजिए। देखिए आनंद जी, पहले तो मैं आपको बधाई दे दूं, बहुत इंपॉर्टेंट आपने पैनल किया है, मुझे बहुत सीखने को मिल रहा है डॉक्टर पुनीत साहब से, डॉक्टर अनूप मिश्रा जी से, और आपसे तो हम लोग सीखते ही रहते हैं। और बॉबी तो ये हमारे छोटे भाई हैं, ये मतलब उजागर करते रहते हैं अपने बड़े भाई की जो छोटी मोटी प्रतिभाएं हैं। ये बात सही है, 1991 में मैंने एमडी की थीसिस लिखी थी, तो जब मेरे मन में आया कि इसकी एक हिंदी कॉपी भी सबमिट की जाए तो ऑब्जेक्शन लग गया कि साहब अप्रूवल नहीं देंगे हम। तो हमने कहा साहब हिंदुस्तान में हिंदी भाषा में अप्रूवल नहीं देंगे, अंग्रेजी के लिए उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, वो तो खैर नॉर्म्स में है। तो खैर उत्तर प्रदेश विधानसभा से एक विशेष प्रस्ताव पारित हुआ, तब जाके वो हमारी हिंदी में भी थीसिस अप्रूव हुई। ये तो हिस्ट्री उसकी है, तो बहुत पीछे चले गए हम लोग, 1991 में चले गए। अभी तो 2019 और 20 में आ जाते हैं हम लोग। एक तो दोनों सर लोगों की बात से मैं सहमत हूं कि कंट्री के अंदर भी हेट्रोजेनिसिटी है। अब आप देख लिए कि पहला केस हमारा आता है भारत में केरल में, और लेकिन सबसे ऊपर केरल बन गया है बहुत अच्छी तरह से सिचुएशन को कंट्रोल करने में। तो डिफरेंट मॉडल की बात होती है, लेकिन आप केरल मॉडल की बात नहीं करते पब्लिकली। ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, 23 करोड़ जनसंख्या है, ये सिर्फ भारत का एक बड़ा प्रदेश नहीं है, ये दुनिया का 5वां बड़ा देश है, और इसने अच्छी मजबूती से लड़ाई लड़ी है। अभी भी ये हमारी पूरे देश की रैंकिंग में 6ठे स्थान पर है, और जो पहले 5 राज्य हैं वो पूरा 70% पे कब्जा किए हुए हैं हमारी पूरी एपिडेमियोलॉजी कोरोना की। अब आपने इम्यूनिटी की बात कही, बात तो सही है, कोई बीमारी हो उसका हम देखें तो बीमारी के कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म और बॉडी के रेजिस्टेंस दोनों के बीच में एक ऐसा टग ऑफ वॉर होता है, और इस टग ऑफ वॉर के अंदर जो जीत जाए, हमारी इम्यूनिटी जीत गई तो हम बीमारी से बच गए, और अगर ऑर्गेनिज्म जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, जो कारण है, वो जीत गया, उसकी विरलेंस ज्यादा है। ये दो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरसेस हो, फंगस हो, उसके अंदर जो पावर है
संक्रमण की, उसको हम कहते हैं विरुलेंस, यानी संक्रमण की क्षमता, एग्रेसिवनेस, और हमारे अंदर जो हमारी क्षमता है वो कहलाती है बॉडी की इम्यूनिटी। इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और जो लड़ाई जीत ले जाए। तो ये बात सही है कि जिसकी इम्यूनिटी ज्यादा है वो लड़ाई इसकी बहुत अच्छी कोरोना की लड़ेगा, भले ही उसमें नंबर, देखिए नंबर के खेल से मैं बहुत ज्यादा, जैसा डॉक्टर पुनीत मोहन जी ने कहा कि नंबर के खेल में मत जाइए ज्यादा, असली चीज है मॉर्टलिटी। देखिए कोरोना के संक्रमण को हम सब लोगों को समझना चाहिए क्या है कि कोरोना की आपको देखिए कि टाइमलाइन क्या है। टाइमलाइन है कि पहले दिन इन्फेक्शन हुआ और 28वें दिन पर जाकर इसकी कहानी खत्म हो गई, अगर हमारी बॉडी रेजिस्टेंस ने इसको कन्फाइन कर लिया। केवल कुछ परसेंट लोग, बहुत कम, मैं तो कहूंगा हिंदुस्तान में लगभग 1% या उससे भी कम लोग ऐसे हैं जिनको कोविड निमोनिया हो रहा है या सीरियस इन्फेक्शन हो रहा है, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है, जिनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, वगैरह वगैरह। ये प्रतिशत बहुत कम है और इसीलिए आप जो देख रहे हैं मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि नंबर ये जो आप 2,18,19,000 देख रहे हैं आनंद वर्धन जी, ये 2,18,20,000 नहीं है। इतने कम टेस्टिंग हुई है कि इनको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी कम है। मेरे हिसाब से तो अब तक 1 करोड़ लोग इन्फेक्टेड हो गए होंगे, और नहीं तो 50 लाख तो हो ही गए होंगे। वो कब इन्फेक्ट हुए, कब ठीक हो गए, वो किसी को पता ही नहीं चला। तो ये जो कोरोना की जो टाइमलाइन है ये 28 दिन की टाइमलाइन है। तो ये इसी तरह से है कि आप 28 दिन के जैसे प्रवास में निकले, अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं और लौट के 28वें दिन घर आ गए और कहा हमारी यात्रा पूरी हुई। तो इसको मैं कोरोना टूर कहता हूं। तो कोरोना टूर जो है वो 28 दिन का है। 28 दिन बाद आप नेगेटिव हो जाते हैं और ज्यादातर केसेस हमारे यहाँ एसिम्प्टोमेटिक हैं, सिम्प्टोमेटिक हो नहीं पाते हैं। तो आया और ठीक हो गया। केवल वो लोग, केवल 4 तरह के लोगों में खतरा ज्यादा है जिनको कोविड निमोनिया और ये सब और मॉर्टेलिटी तक हो रहा है। वो क्या है? वो है हमारे बुजुर्ग, वो है हमारे बच्चे, वो है हमारे बीमार, पहले से जो बीमार हैं, और गर्भवती महिलाएं। इन 4 को हम बचाए रखें तो कोई कारण नहीं है कि हमारे देश में मॉर्टेलिटी बढ़ेगी। हाँ, नंबर तो अभी आपने 6ठा रैंकिंग कर दिया है। मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि जुलाई में आप कहें अगले फेसबुक लाइव में कि डॉक्टर सूर्यकांत आपकी बात सही निकली, हम टॉप कर गए, और इसी में खुश हो लें कि हम देखें नंबर में टॉप कर गए। जी, तो इम्यूनिटी से मेरा जरूर आग्रह है कि इधर 30-40 सालों से जो हमारी यंग पॉपुलेशन है, मैं कहूंगा देखिए बुजुर्ग तो वो जिसको कहते हैं ना वो लो लठ टाइप के लोग हैं, जो आपकी पीढ़ी या आपसे ऊपर की जो पीढ़ी है, मैं भी थोड़ा ही पीछे हूँ तो उसमें भी शामिल कर लेता हूँ। तो हम लोग क्या है कि बचपन में मिट्टी में खेले हैं, मिट्टी खाई है, जो जैसा पानी मिल गया वो चुल्लू से पानी पिया है और हर चाट के ठेले पे खाना खाया है। तो हमारी रेयरिंग ऐसी हुई है कि हम थोड़ा लो लाठी टाइप के बन गए हैं। शायद हमारी एक और जो है, डॉक्टर साहब लोग सहमत होंगे, वो एक थीसिस हाइपोथेसिस आ रही है कि साहब हमारे यहाँ वो टीबी का टीका पहले ही पैदा होते ही लगा जाता, बीसीजी का टीका, उससे भी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जो हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो बढ़ जाती है। तो एक हाइपोथेसिस ये भी आ रही है। अमेरिका में वो टीका लगता नहीं है क्योंकि अमेरिका में ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम है नहीं। हमारे यहाँ मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है। हम जो है 27% टीबी के हमारे यहाँ रोज मरीज हैं। बहुत कंसर्न है टीबी का। हमारे यहाँ तो 3,000 लोग टीबी से रोज मरते हैं, कोरोना से 200-250-500 मर जाते हैं, तो बड़ा खबर बन जाती है। 3,000 लोग टीबी से मर रहे हैं, कोई खबर नहीं है। तो इम्यूनिटी का तो बहुत रोल है, और ये अच्छा है कोरोना के बहाने कि लोगों ने इम्यूनिटी जानी। खासतौर पे मैं धन्यवाद दूंगा मीडिया का, आप जैसे लोगों का, जिन्होंने मीडिया को एक विमर्श का मुद्दा बनाया और उसके कारण लोग सचेत हुए कि भाई हमें अपने जीवन में बॉडी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करना है। इसी बहाने सही, कोरोना के बहाने ही सही, लेकिन इम्यूनिटी जो है वो चर्चा का विषय बनी और लोगों ने सोचना शुरू किया कि इम्यूनिटी कैसे कैसे बढ़ सकती है, और लोग कर भी रहे हैं मेरे ख्याल से। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं एक आगे चर्चा को बढ़ा रहे हैं। जैसे आपने टीबी की बात कही, जो ट्रेडिशनली, हम ट्रेडिशनल बात कर रहे हैं बिना किसी उसके, विद नो ऑफेंस, टीबी जरा गरीबों की बीमारी मानी जाती थी। तो हम लोग पड़े हो रहे थे कि गरीबों की। हमारे साथ हमारे डॉक्टर अनूप मिश्रा हैं। ये अमीरों की बीमारी पहले डायबिटीज मानी जाती थी। जी। अब वो अलग बात है कि अब सब लोग उनसे इन्फेक्टेड हैं, दोनों चीजें तो गांव में भी मिलने लगी। जी, वो अमिताभ बच्चन ऑफ बीमारी था एज फार एज डायबिटीज वाज कंसर्न, और ये मिथुन चक्रवर्ती थे। डॉक्टर साहब के लिए एक क्वेश्चन है, मैं पहले उसको ले ले रहा हूँ। डॉक्टर अनूप मिश्रा साहब, प्लीज शेयर
why people with diabetes develop serious outcomes of COVID including death? ये क्वेश्चन हमारे दर्शक का है, इसको ले लें, फिर मैं इसी क्वेश्चन में पहले के कुछ डायबिटीज को के एंगल को भी कवर कर लीजिए। इसको तो मैं कवर करूंगा ही, और डॉक्टर पुनीत मोहन और प्रोफेसर सूर्यकांत के कुछ विचार जो थे उस पर भी थोड़ा सा टिप्पणी करना चाहूंगा। एक चीज नजर में आई है, जो डाटा न्यूयॉर्क से आया था और इटली से आया था, कि जो लोग ज्यादा मोटे हैं और जिनको डायबिटीज है, उसी में डायबिटीज का भी मैं सवाल उत्तर दे रहा हूँ, और जिनको हार्ट डिजीज है उनको मोर्टेलिटी इसकी बहुत ज्यादा है। तो अगर आप इटली का डाटा देखिए तो कुछ डाटा जो उन्होंने पब्लिश किया है, ऑलमोस्ट 35% ऑफ द पीपल जो कि आईसीयू में एडमिट हैं वो डायबिटिक थे, और जो न्यूयॉर्क का है ऑलमोस्ट 80% लोगों में या तो डायबिटीज थी या हाइपरटेंशन था या हार्ट डिजीज थी। तो अंडरलाइंग डिजीजेस लाइक दिस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, उसका महत्व बहुत ज्यादा हो जा रहा है इसकी मोर्टेलिटी में। और जहां तक इम्यूनिटी का सवाल है, सूर्यकांत जी से बहुत बढ़िया बताया कि एक बीसीजी का जो विश्लेषण हुआ है, जो भी बीसीजी जिसमें यूनिवर्सल पॉलिसी है, उन कंट्रीज में मोर्टेलिटी कम है। तो हमारा लेस देन 3% मोर्टेलिटी है, कहीं 7% है, कहीं 10% है, उसे 1/3 है। तो उस हिसाब से शायद ये काम कर रहा है, और शायद या तो रिपीटेड मलेरिया या प्रीवियस कोरोना वायरस, ये कोरोना वायरस अभी नहीं है, पहले भी कई बार कोरोना, उसकी जो क्रॉस इम्यूनिटी है वो काम कर रही है। लेकिन ये रिसर्च के टॉपिक्स हैं, इसमें कोई मैं ये नहीं कह सकता कि ठोस सच्चाई है इस चीज में। लेकिन एक बात मैं और बताना चाहता हूँ इम्यूनिटी के बारे में, कि हमने जो सर्वे किया, जो हमने अभी पब्लिश किया, हमने करीब 30 पेपर पब्लिश किए हैं इस दौरान 3 महीने में, जो कि हमारी हाईएस्ट आउटपुट है लास्ट 10 ईयर्स एज फार एज कुछ टिप्पणियां हैं और कुछ रिसर्च है। जो एक रिसर्च हमने करी जो डायबिटीज के मरीजों में, उसमें देखा कि कोई इम्यूनिटी का कोई वो नहीं कर रहा, ना 50% कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, और उनके खान पान में सब इम्बैलेंस आ गया है जो पहले नहीं था। तो जो लोग इम्यूनिटी का करना चाहना उनको चाहिए था, वही लोग नहीं कर रहे। केवल एक चीज समझ में आई जो अच्छी थी, 2 चीजें, एक तो फ्रूट खाना ज्यादा हो गया, जो कि शायद डॉक्टरों से बातचीत करके मीडिया से आया, और दूसरा बाहर से खाना नहीं आया, जो कि उनको बंदिशें होंगी। तो देखिए 2 ही चीज अच्छी हुई है, बाकी सब गड़बड़। और हमने जो अभी मैथमेटिकल मॉडलिंग करी है, जो लोग डायबिटिक नहीं हैं और उनका कितना वेट गेन हुआ है, और उसके साथ से प्रोजेक्ट क्या है कि आगे जाकर डायबिटीज 7% प्रोजेक्शन इंक्रीज हो गया डायबिटीज। इसका मतलब हमारे पास जो ऑलरेडी इतने सारे डायबिटिक हैं उसमें 7% और ऐड हो जाएंगे इन द फ्यूचर। हमने 2 मैथमेटिकल मॉडलिंग का पेपर्स वो किए। तो देखिए इम्यूनिटी तो खराब ही हो गई है, मुझको ये नहीं लगता कि किसी की इम्यूनिटी कोई बहुत अच्छी हुई है। और सिंपल थिंग लाइक एक्सरसाइज, जो कि बेस्ट इम्यूनिटी का बूस्टर है, वो लोग करते ही नहीं है। घर में बैठे हुए अरे हाथ से आप वेट से उठा लो या सिटअप्स कर लो, नहीं करते हैं वो चीज। अब जहां तक डायबिटीज की बात है, आपका क्वेश्चन कि डायबिटीज में मोर्टेलिटी क्या है, देखिए डायबिटीज ये डिपेंड करता है किस स्टेज पर है। अगर डायबिटीज 10 साल पर है, 20 साल पर है, तो आपकी इम्यूनिटी टी सेल ऑलरेडी गड़बड़ है, चाहे आपकी डायबिटीज बहुत अच्छी कंट्रोल में हो। और इसके साथ कुछ और फैक्टर्स हैं, जैसे रिसेप्टर्स हैं, एस रिसेप्टर, जैसे फ्यूरिन एक चीज होती है जो कोरोना वायरस को अट्रैक्ट करती है। ये सब डायबिटीज के मरीजों में ज्यादा होते हैं, और इनके साथ कोमॉर्बिडिटीज यानी कि ब्लड प्रेशर भी ज्यादा, और हार्ट का भी प्रॉब्लम कई डायबिटिक्स में है, और किडनी की प्रॉब्लम है। ये सारी चीजें और भी खराब कर देती है केस को। लेकिन अगर कोई एक डायबिटिक अच्छा बहुत बढ़िया कंट्रोल में है और शुरुआत की डायबिटीज है, तो मुझको नहीं लगता कि उसकी मोर्टेलिटी उतनी ज्यादा होगी। ये केवल 25 साल के डायबिटिक या कोई 300-400 शुगर चल रही हो, वो सर्टनली एक बहुत खतरे में है। तो आई होप आनंद दिस आंसर्स द क्वेश्चन जो आपके किसी ने पूछा कि डायबिटीज में। अब हम जो आजकल देख रहे हैं, हम टेली कंसल्ट भी कर रहे हैं और पेशेंट भी देख रहे हैं, तो हमने देखा है कि कुछ मरीज तो बहुत अच्छा अपना केयर कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा मरीज नहीं केयर कर पा रहे। क्यों? उसका कारण एक है, हमारे मरीज इन्फॉर्म्ड नहीं है, हमारे मरीज जानते नहीं हैं चीजों को, महत्व नहीं जानते, एक्सरसाइज का या डाइट की किस तरह के महत्व नहीं जानते, चाहे हमने उसको सिखाया हुआ है। और जब वो लॉकडाउन में वो एक ही अपने कमरे में बंद हो गए, अपने घर में बंद हो गए, उनको कोई एडवाइस देने वाला नहीं है।
So 2 महीना they are without advice, they are doing whatever they think, or they may get some advice on WhatsApp or whatever it is. तो उस हिसाब से उनको सही एडवाइस नहीं मिल रही। तो मैंने कल एक हार्वर्ड का सिंपोजियम था जिसमें प्रोफेसर थे, उन्होंने पूछा आपकी क्या राय है कि इंडियन उसमें क्या चीज वर्क करेगी एज फार एज डायबिटीज इज कंसर्न। मैंने केवल एक चीज कही, मैंने कहा एजुकेशन वर्क करेगा और एम्पावरमेंट, उनको बता दें अपनी दवा कैसे करनी है, अपना शुगर कैसे करनी है, अपना ब्लड प्रेशर कैसे वो करना है। तो मेरे ख्याल से ये मैंने ओवरऑल आपको एक व्यू दे दिया है। अगर कोई और क्वेश्चन होंगे आई एम हैप्पी टू आंसर। मैं आगे आ रहा हूँ डॉक्टर पुनीत, आपसे मैं आपको मतलब डॉक्टर अनूप को बता दूं भाई, इस लॉकडाउन में घर में रहने के हुआ 8 kg मैंने वजन बढ़ा लिया है। तो बाहर निकलना नहीं था, तीनों टाइम खाना खाना था, वैसे ऑफिस आते थे 2 रोटी लेके आ जाते थे, ठंडी हो जाती थी तो उसका शायद जो भी वैल्यू है, लेकिन अब घर में आप रहिए तो वो कुछ ना कुछ खाना ज्यादा ही हो जाता था। अच्छा मेड है नहीं तो आपकी पत्नी खाना बना रही थी तो हरदम उसकी क्वालिटी बेटर हो जाती थी, तो वो खाना हो गया 8 kg वजन बढ़ गया है, कम कर लिया जाएगा। मैं डॉक्टर पुनीत आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, एक तो चूंकि वैक्सीन आप समझ रहे हैं, वैक्सीन हिंदुस्तान में कब तक, क्योंकि और अगर आ भी गई तो अभी हमारे यहाँ जो टेस्ट हो रहे थे प्राइवेट लैब्स में वो 4,500 उसका दाम था। तो अगर वैक्सीन आ भी गई क्यों तो क्या बहुत महंगी होगी? इंडिया में जब हम बात करते हैं तो हो सकता है एक बड़ा वर्ग तो इसको अफोर्ड कर ले, लेकिन क्या आम आदमी इसको अफोर्ड कर पाएगा? जरा वैक्सीन पे कुछ बता देते। श्योर। देखिए आपने बहुत लोगों के क्लेम सुने होंगे कि मैं वैक्सीन जो है वो इतने महीने में आ जाएगी और ये आ जाएगी, और लोग ये बात भूल जाते हैं कि चाहे वैक्सीन हो या नई ड्रग हो, जो मेरी फील्ड है जिसमें काम करते हैं, ये एक साइंटिफिक आइडिया और प्रोडक्ट जो है वो सबसे आसान चीज है अनफॉर्चुनेटली क्रिएट करना। सबसे मुश्किल काम होता है उसको कैसे आगे बढ़ा के एनिमल टेस्टिंग, ह्यूमन टेस्टिंग, सेफ्टी, एफिकेसी डेमोन्स्ट्रेट करके आप जब लाते हैं पब्लिक, उसमें सबसे ज्यादा टाइम हमको लगता है। तो जैसे नई कोई ड्रग होती है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमें एक एवरेज एनिमल एक्सपेरिमेंट्स के बाद ह्यूमन ट्रायल्स में 8 से 10 साल बड़े आराम से लग जाते हैं। मतलब चाहे आप किसी कुछ फील्ड्स को छोड़ दीजिए जिसमें जल्दी, लेकिन हमारे कार्डियोवैस्कुलर में तो इतना हमें लग गया। वही कहानी वैक्सीन की है कि आप किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो, आपने प्रोड्यूस कर लिया, उसके बाद एनिमल मॉडल अगर आपके पास अच्छा है भी, और आप हालांकि एक अभी बहुत अच्छे नहीं है, जस्ट अभी इस हफ्ते आया है कि एक ट्रांसजेनिक कोविड का माइस लोगों ने प्रोड्यूस किया है जो बहुत मददगार होगा आगे। आपको इसके बाद देखिए ह्यूमन हेल्थी वॉलंटियर में पहले एक डोज रेंजिंग करनी पड़ती है, सेफ्टी करनी पड़ती है, उसके बाद एक फेज 2 ट्रायल होती है जिसमें आप बाकायदा पेशेंट्स में जाते हैं, जिसमें आपको ये देखना है कि जो मैं क्लेम कर रहा हूं कि ये वैक्सीन काम करेगी वो करती भी है या नहीं करती है। और उसके बाद आप फेज 3 में जाते हैं जो एक डेफिनेट आपकी एक डोज होती है, 1 या 2 डोज, वो एक कंफर्मेटरी ट्रायल होती है। अब जैसा कि रीजनेबल लोग सारी दुनिया में कह रहे हैं कि देखिए ये सब काम जो है बहुत जल्दी भी आप कर लेंगे तो 12 से 18 महीने आपको लग जाएंगे ये कर रहे हैं। इसमें एक फैक्टर और है कि अगर कोविड का इन्फेक्शन रेट कम होता, इंसिडेंस कम होता जा रहा है दुनिया में, तो क्या आप वो स्टडीज पूरी कर भी पाएंगे या नहीं जितनी आपको करनी चाहिए, जब इतना उसमें लोग कोशिश कर रहे हैं? ये क्वेश्चन मार्क है अभी इसके ऊपर। अच्छा, अगर आपने ये सब स्टेप्स कर भी लिए तो इन पैरेलल आपको मैन्युफैक्चरिंग जो है वो करनी पड़ती है, और वो इसके बड़े रिजिड गाइडलाइंस हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो कंसिस्टेंट रहे और कहीं भी बनाया जा सके उसी गाइडलाइन में। तो जो मैं कह रहा हूं कि पहला तो क्वेश्चन ये है कि आप वो सारे स्टेप्स करके आपने एक वैक्सीन बना ली और आपने ओवरलैप किया प्रोडक्शन से, कि आप, अब लोग बात कर रहे हैं 1 मिलियन डोजेज हम कर देंगे इस साल तक या अगले साल तक या जो भी है। अब कॉस्ट का जो है उसमें सवाल जो है वो वही आ जाता है अल्टीमेटली कि अगर आप इसको एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम मान के चलें
तो किसी न किसी तरह जो है वो गवर्नमेंट्स को इस बात को सब्सिडाइज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। कोई भी अगर प्राइवेट मैन्युफैक्चरर जो है वो बहुत अल्ट्रुइस्टिक भी हो और वो कहे मैं इसमें बहुत पैसे नहीं बनाऊंगा, मतलब मुझे नहीं बनाना है, तब भी ये जो खर्चा होता है, जो मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूं, एनिमल से ले जाके ह्यूमंस तक और प्रोडक्शन प्रिपेयर करने में, ये कोई एक छोटा अमाउंट नहीं है। इनफैक्ट अगर आप एक एवरेज ड्रग देखें तो एक एस्टिमेट ये है कि हमको एक एवरेज फार्मास्यूटिकल कंपनी को कम से कम 1 से 2 बिलियन डॉलर खर्च करने पड़ते हैं फाइनली सक्सेसफुल ड्रग को लाने में। तो ये बात एक्सक्यूज नहीं करती है प्रॉफिटेबिलिटी और प्राइस को, लेकिन हाँ, प्राइस इसका जीरो नहीं हो सकता, और प्राइस मतलब कहीं ना कहीं तो किसी को इसका प्राइस पे करना ही है, चाहे वो अमेरिका हो और चाहे वो इंडिया हो। और इस मैग्नीट्यूड की पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम के लिए एक ही तरीका है कि गवर्नमेंट्स और जो एजेंसीज हैं दुनिया भर में, WHO और ये सब, इनको आपस में मिल बांट के ये फैसला करना पड़ेगा कि हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और सबसे ज्यादा वल्नरेबल लोग जो हैं, खासतौर से पुअर कंट्रीज में जहां पे ज्यादा रेट, उनको हम कैसे कवर करेंगे। और इसके एग्जांपल्स हैं, ऐसा हो चुका है पहले। ये एक बहुत लंबी कहानी है HIV के मेडिकेशंस की, कि किस तरह उनको अवेलेबल कराया गया था पैटेंट वो ब्रेक करके। वो यहाँ भी किया जा सकता है, लेकिन अभी जल्दी है, जरा टाइम लगेगा इसको सॉल्व होने में। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर पुनीत। मैं आगे बढ़ता हूँ। डॉक्टर सूर्यकांत, एक आपसे सवाल है। कहना यह है कि डॉक्टर अनूप मिश्रा ने बताया कि तालाबंदी के में डायबिटीज बढ़ सकती है, और डायबिटीज का सीधा असर टीबी पर पड़ता है। दोनों का खतरा तंबाकू और शराब बढ़ाती है। जी जी जी। तो हमारी पहली चीज जो अनलॉक हुई थी वो शराब हुई थी, और वो इट वाज अ स्मॉल फेस्टिवल फॉर एवरीवन ऑफ अस। काफी मतलब पटाखे नहीं फोड़े थे, बाकी तो सब कर लिया गया, सब कर दिया था जी। कर लिया था। तो इस पे आपका क्या सुझाव है विशेषज्ञों का? क्या उस पे अभी उसको देखिए मैं अनूप सर से बिल्कुल सहमत हूं कि लॉकडाउन के दौरान लोगों का वजन बढ़ा है। बहुत मुश्किल से 5% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ वो योगा, कुछ अपनी वॉकिंग या डाइटरी रेस्ट्रिक्शन करके थोड़ा वेट मेंटेन किया होगा, लेकिन मेजोरिटी का वजन बढ़ा है। और इसलिए भी बढ़ा है, घर में बात बिल्कुल सही है कि जब आप घर में होते हैं तो हर 1 घंटे 2 घंटे बाद आपको लगता है कि सामने किचन है और कुछ ना कुछ। अच्छा, एक और हुआ है, लोगों ने अपने पत्नी के ऊपर इंप्रेशन जमाने के लिए, कुछ जिनको खुद भी कुकिंग आती थी उन्होंने भी हाथ दिखा दिए किचन में, तो वहां जो है वो मतलब नया नया टैलेंट हंट होने लगा और तरह तरह की डिशेस होने लगी। अच्छा, दूसरा क्या है कि जैसे बच्चों जो होते हैं, अब जैसे मैं उदाहरण दूं, हमारी बिटिया लॉकडाउन से पहले, वैसे तो वो इंटर में पढ़ती है, लेकिन लॉकडाउन के पहले सिर्फ 2 चीजें बना पाती थी, अच्छी चाय और एक वो मैगी, बस कुछ नहीं बना पाती थी। लेकिन अभी जब हम लोगों ने रिव्यू किया उसका, तो वो 10 चीजें बनाने लगी, 10 आइटम बनाने लगी। अब भाई बिटिया कुछ बनाएगी तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम आप उसको खाएं ना और उसकी तारीफ ना करें और थोड़ी ज्यादा ना खा लें। अच्छा, आपने सही कहा, मेड आ नहीं रही, पत्नी बना रही है, तो पत्नी को भी खुश करने के चक्कर में जब वो कहती है साहब 1 रोटी और, क्यों अच्छी नहीं लगी सब्जी, क्या खाना अच्छा नहीं बना क्या? नहीं नहीं बहुत अच्छा है साहब, ये तो हम तो तरस गए साहब, और लाइए लाइए। तो उस चक्कर में वजन तो बढ़ ही रहा है, ये बात सही है। और जब वजन बढ़ेगा तो अनूप जी तो महारथी हैं, इसके डायबिटीज एक्सपर्ट हैं, हम लोग तो ठहरे लंग वाले। तो लंग वालों के साथ तो बड़ी अच्छी खबर आई है अनूप आनंद वर्धन जी। हमारे लिए अच्छी खबर ये आई कि वायु प्रदूषण कम हो गया, एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड ज्यादा हमारी सब बीमारियां थी। दूसरा, सुट्टा नहीं मिला, बीड़ी सिगरेट नहीं मिली। तो शुरू के 2 महीने का, जो 1.5-2 महीने का लॉकडाउन था, बीड़ी उसमें 1 महीने के लॉकडाउन में तो बिल्कुल नहीं मिली। तो कई लोगों ने, मैंने इसको एक फेसबुक लाइव में और वेबिनार में प्रोपेगेट भी किया कि प्लीज यूटिलाइज दिस एडवर्सिटी एज अपॉर्चुनिटी फॉर डी एडिक्शन, और बहुत पॉपुलर हुआ वो हमारा ये विद्यार्थियों के बीच में था कि भाई यंग जनरेशन अगर, और मैंने ये भी कहा कि अगर कोई दिक्कत आ रही है डी एडिक्शन में, टोबैको सेशन में, स्मोकिंग सेशन में, तो चूंकि यहाँ मैं अपने डिपार्टमेंट में एक स्मोकिंग सेशन क्लिनिक, टोबैको सेशन क्लिनिक भी चलाता हूँ, तो मैंने उसके हेल्पलाइन नंबर भी सबके पास है, हमारे जूनियर डॉक्टर्स लगे रहते हैं उसमें। तो लोगों को अगर कोई दिक्कत भी आई उसमें भी हमने हेल्प की।
तो लॉकडाउन की वजह से ये बात तो सही है कि वजन बढ़ा, डायबिटीज होने के खतरा, और जब वजन बढ़ेगा डायबिटीज होगा तो हार्ट डिजीजेज है, हाइपरटेंशन है, ये सब बढ़ेगा। एक नहीं बढ़ेगा वो चोर, जिसको कहते हैं ना चोर चोर मौसेरे भाई, तो डायबिटीज, फिर हार्ट, फिर स्ट्रोक, फिर ब्लड प्रेशर, फिर हाइपरलिपिडीमिया, ये सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। अब पता नहीं, कहावत है, आनंद जी आप ज्यादा जानते होंगे, ये चोर चोर फुफेरे भाई क्यों नहीं कहे जाते, मौसेरे भाई क्यों कहे जाते हैं, अब ये तो मैं जानता नहीं, मैं तो डॉक्टर हूँ, इसकी रिसर्च आप करिएगा अगले एपिसोड में। तो चोर चोर मौसेरे भाई हैं, तो अक्सर इनका सब बढ़ता रहता है। दूसरी बात मैं कर रहा था कि मैं लंग स्पेशलिस्ट होने के नाते, आपने देखा होगा एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत इंप्रूव कर गया, तो हमारी जो अस्थमा के पीक केसेस अप्रैल मई में आते हैं, क्योंकि आप देखिए पहले मई के पहले मंगलवार को हम तो विश्व अस्थमा दिवस मनाते हैं, और पूरा WHO के द्वारा सब लोग मनाते हैं, और इस बार अस्थमा और सांस के रोगियों का हमें हॉस्पिटलाइजेशन कम मिला, कॉल्स कम मिली, केसेस कम मिले। हालांकि देखिए हिंदुस्तान में क्या है कि जिस आपकी मिठाई की दुकान और डॉक्टर की क्लिनिक ये बड़ी फिक्स रहती हैं, आप जिस दुकान की मिठाई पसंद करते हैं उसी दुकान की मिठाई लाते हैं। उसी तरह अगर आपको डॉक्टर सूर्यकांत पसंद आ गए, सांस के डॉक्टर, तो आप डॉक्टर सूर्यकांत को ही करेंगे, दिन में, शाम को, सुबह, टेलीफोन से, ईमेल से, व्हाट्सएप से, किसी न किसी तरह से आप पूछेंगे। तो काफी कम हुए अस्थमा के केसेस का, हॉस्पिटलाइजेशन भी कम हुआ, उनकी जो एक्सरवेट कर जाता था इस दौरान वो भी हुआ, तो ये केसेस कम हुए। दूसरा क्या हुआ, हमारे जो टीबी का जो केसेस थे वो, उसका भी ट्रांसमिशन खांसने और छींकने से होता था। अब आप सब मास्क लगाए घूम रहे हैं, तो हमें बाई प्रोडक्ट में जो टीबी का ट्रांसमिशन था, बाय द वे, वो भी कम हो गया। अभी हमने पिछले साल के डेटा, इस साल की डेटा यूपी का, क्योंकि टीबी कंट्रोल को भी मैं यूपी में चेयरमैन के नाते देखता हूं, तो पूरा डेटा जब मैंने रिव्यू किया तो पाया ये भी कि अरे ये भी बाई प्रोडक्ट है। तो हम लोग समझते हैं कि लंग स्पेशलिस्ट केवल ऐसे डॉक्टर हैं जो खुश हैं कि उनके एयर पोल्यूशन से इंड्यूस्ड बीमारियां कम हुई, स्मोकिंग वाली बीमारियां कम हुई, और टीबी का भी ट्रांसमिशन की दर घट गई है। लॉकडाउन में बस क्या हुआ है कि लोगों को इतना घर में रहने की आदत नहीं थी, तो एक चीज और हुई है कि थोड़ा सा मानसिक जो बीमारियां हैं, घरेलू झगड़े हैं, खासतौर पर महिलाओं के अगेंस्ट जो वायलेंस है, होम वायलेंस है, वो इसके थोड़े केसेस बढ़े हैं। डिप्रेशन बढ़ा है, इंसोम्निया बढ़ा है, यानी रात को नींद ढंग से नहीं आती है, कभी कभी धक धक करने लगता है, दिल रेस्टलेस हो जाते हैं। तो इस तरह की चीजें, थोड़ा साइकेट्रिक प्रॉब्लम बढ़ी है। थोड़ा सा जैसे मैंने बताया कि फीमेल्स के अगेंस्ट चूंकि घर में रहेंगे, तो पहले तो 2-4 मिनट की ऐसे ऐसे वो थोड़ी सी तकरार हो जाती थी, लेकिन अब ज्यादा हो रही है। तो इस तरह की चीजें बढ़ी हैं। वैसे तो लॉकडाउन के अंदर ये बात सही है, अच्छा टोबैको हो चाहे स्मोकिंग हो, अब ये टोबैको स्मोकिंग 40 तरह के कैंसर और 25 तरह की बीमारियां पैदा करते हैं। मरने के लिए वैसे तो एक ही कैंसर काफी है, लेकिन टोबैको ऐसा प्रोडक्ट है, पिछले 500 वर्षों से कहर ढाए हुए है हिंदुस्तान में। राजा अकबर के शासनकाल में पुर्तगाली इसको लेके आए थे, तब से लेके हम लोग जो है इसके साइड इफेक्ट झेल रहे हैं, और जहांगीर ने इस पर टैक्स और लगा दिया, तो जहांगीर से लेके और निर्मला सीतारमण जी तक कोई टैक्स हटा नहीं पाया। तो जब जेटली जी थे तो मैं कहता था जहांगीर से जेटली जी, अभी जहांगीर से निर्मला जी हो गई। तो अब ये कमाऊ पूत है, आप जैसा जानते हैं सरकारों का, तो समस्या ये है कि कमाऊ पूत को तो थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि ये केवल मिथ है, जितना कमाऊ पूत कमाई देता नहीं है उससे ज्यादा बीमारियां देता है, फिर बीमारियों के ऊपर इलाज खर्च करना पड़ता है। तो ये बात सही है कि टोबैको और स्मोकिंग से जो बीमारियां हैं वो ज्यादा बढ़ती हैं, और जो आपका कोविड का खतरा है वो भी ज्यादा है। कोविड का खतरा ज्यादा है, और कोविड से होने वाली बीमारी भी ज्यादा सीरियस हो सकती है इन कंपेरिजन टू द नॉन एडिक्टेड पीपल। जो लोग कोई नशा नहीं करते हैं और जो नशा करते हैं, जो नशा करते हैं उनको खतरा भी ज्यादा है, और सीरियस बीमारी होने का खतरा ज्यादा है, यानी आईसीयू, वेंटिलेटर, इन सब का खतरा ज्यादा है। लेकिन अब जैसा आपने कहा कि पहले तो माले गाजे और बाजे के साथ जो है वो शराब खोल दी गई, और अब जो है वो चोरी छुपे बीड़ी सिगरेट, हालांकि डॉक्टर हर्षवर्धन ने लिखा सब राज्य सरकारों को, लेकिन डॉक्टर साहब कौन कितने लोग सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, उन्होंने लिखा कि भाई चूंकि कोविड वायरस थूकने से भी फैलता है, और तंबाकू बीड़ी सिगरेट खाने वाले के अंदर सलाइवा ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो आपको थूकने की ज्यादा इच्छा होती है, तो उन्होंने कहा कि ये सब चीजें बंद की जाएं। अब मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स की इंडिया में कितने लोगों ने इसको पालन किया है, लेकिन ये बात सही है कि थूकने की भी प्रवृत्ति, जो बीड़ी सिगरेट तंबाकू ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर सलाइवा ज्यादा बनता है, उनको बार बार थूकना पड़ता है, और थूकने भी एक मोड ऑफ स्प्रेड है कोरोना वायरस का। तो अब डी एडिक्शन में कितना लोग छोड़ पाए बीड़ी सिगरेट,
ये भी एक पता नहीं, बाद में रिसर्च एनालिसिस होगी तब पता चलेगा। इस पे भी आगे और- चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर साहब। जी। मैं बीच में एक तो आपके उस प्रश्न का उत्तर दे दूं, चोर चोर मौसेरे भाई का क्यों कहा जाता है। जी 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 ट्रेडिशनल जो भारतीय समाज है वो दामाद को चोर या डकैती मानता है। तो उसमें और मैं सीरियस नोट पे कह रहा हूँ, इसलिए माना जाता है कि ये जो दामाद वाली कैटेगरी है ये चोरों के ही, मतलब चोर चोर मौसेरे भाई। जी, लेकिन जैसा आपने कहा कि इससे अब खतरा कम हुआ, वो दामाद बनने के पहले ही दहेज शुरू हो जाता है, तो उनको लगता है कि ये बस खींचने और लूटने वाले ही हैं। की कैटेगरी है। जी, तब जी। जो हम सब लोग दामाद किसी ना किसी के तो हैं ही, और हमारा भी कोई ना कोई दामाद है, तो ये हम सब लोग जानते हैं। और एक और चीज जान लीजिए, एक अच्छी बात ये है कि अब ये आने वाले समय में ये चीज समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अब एक बच्चा हो रहा है तो ना मौसी रहेगी, ना फूफा रहेगा, ना चाचा रहेगा, तो ये समस्या भी खत्म हो जा रही है। समस्या भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। मैं डॉक्टर अनूप मिश्रा के पास आ रहा हूँ। डॉक्टर अनूप, आपने एम्स से कैरियर शुरू किया, आप इतने साल तक सरकार में रहे, आप प्राइम मिनिस्टर के निजी चिकित्सक रहे, ये सब रहा। अब आप एक प्राइवेट सेक्टर के वर्टिकल को हेड करते हैं। आज जब हिंदुस्तान में सब समस्याएं आई तो कई जगह दुनिया में देखा गया कि शायद सरकारी जो भी चीज था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, लोग उस पर ज्यादा डिपेंड किए। और एक चर्चा ये चल रही है कि क्या मेडिकल चीजों का सरकारीकरण हो जाए, नेशनलाइज टाइप हो जाए, या प्राइवेट सेक्टर इसको करे, क्योंकि पैसे का भी एक अंतर है। और हमारे देश, हम रेफरेंस टू इंडिया ये बात कर रहे हैं, तो आप दोनों चीजें देखे हुए हैं। मैं जरा आपसे समझना चाहूंगा कि आपके हिसाब से इन लॉन्ग टर्म सरकार को अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को मजबूत करना चाहिए कि अपने प्राइवेट हॉस्पिटल को और इंसेंटिव देना चाहिए, कैसे होना चाहिए? देखिए, इस बार में मेरी ओपिनियन मैंने ओपनली रखी हुई है, और मैंने कई ब्लॉग्स और कई आर्टिकल्स इस पर लिखे हुए हैं। और इस सॉर्ट ऑफ इट्स अ मैटर ऑफ शेम कि इतने साल हो गए हमारी गवर्नमेंट को, हम प्राइमरी हेल्थ केयर को ठीक नहीं कर पाए। और देखिए, प्राइमरी हेल्थ केयर और सेकेंडरी हेल्थ केयर अगर ठीक रहती तो आज ये जो बात, अमेरिका में भी शायद ये पब्लिक हेल्थ की प्रॉब्लम है, और हमारे यहाँ और भी ज्यादा है क्योंकि हमारे यहाँ डिजीजेस भी ज्यादा है। तो अगर आप प्राइमरी हेल्थ और सेकेंडरी हेल्थ सेंटर्स को आप स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, उसमें लोग नहीं, उसमें जो भी डॉक्टर जा रहे हैं उनको नहीं दिया जाएगा, वहां पर दवाएं नहीं रहेंगी, एटलीस्ट ही नजर आएगी। तो देखिए, प्राइवेट सेक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये प्रॉब्लम जरूर है, ये हर जगह ये प्रॉब्लम है कि अगर कोई बीमारी महामारी के रूप से आई तो प्राइवेट सेक्टर नहीं वो करेगा। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरी हेल्थ सेंटर के थ्रू है। तो जितना भी नेशनल हेल्थ और रूरल मिशन में पार्ट सबका रह चुका हूं, नेशनल पॉलिसीज का पार्ट रह चुका हूं, बट अनफॉर्चुनेटली इतने साल, इतने डॉक्यूमेंट, लेकिन कोई भी चीज ठीक से कार्यान्वित नहीं हुई है। ये ओपनली मुझको कहने में कोई हेसिटेशन नहीं है। अब जहां तक प्राइवेट सेक्टर की बात आती है, वो उस तरह से है कि भाई कुछ लोग अगर जो अफोर्ड कर सकें और उनको चाहिए कि भाई एयर कंडीशन रूम भी चाहिए और उनके रिलेटिव्स के लिए भी नेक्स्ट रूम चाहिए और उनको 4 नर्सेस चाहिए, तो वो अफोर्ड जाइए, फिर आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाइए, वहां पर ना आपको वेट ना करना पड़े, आपके डॉक्टर 30 मिनट आपके साथ बैठे, जो कि आपको नहीं मिलेगा पब्लिक सेक्टर में, लेकिन आपको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। तो ये डिस्पैरिटी तो हमेशा रहेगी और हर कंट्री में रहेगी। तो ये 5 स्टार वर्सेस एक जनरल ढाबे वाली बात है, लेकिन वो ढाबे में सही भोजन मिले तो शायद ज्यादा लोग वहां पर खाएं और 5 स्टार में ना खाएं। ये भोजन नहीं मिल रहा है, ये चीज हमारी स्ट्रेंथ नहीं है। तो हमको आज ये सोचना है कि आगे जो पैसा हमको डालना है, जो गवर्नमेंट को डालना है, वो स्ट्रेंथनिंग में, बेसिक स्ट्रेंथनिंग में डालना है। और वो आयुष्मान भारत से नहीं बात बनेगी, क्योंकि वो एंड ऑफ लाइफ केयर पर बात कर रहे हैं कि साहब 5 लाख आपको दे दिया, आपको हार्ट अटैक हो गया तो आपको 5 लाख मिल गया। नहीं, आपको हार्ट अटैक शुरू कैसे हुआ या आपको भी शुरू कैसे हुई, वहां पर आपको पैसे लगाने हैं। जो मूल रूप से बात है वहां पैसे लगाने हैं। तो ये अलग अलग चीजें हैं। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जनरल हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन, और पब्लिक हेल्थ इज वेरी वीक एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, डिस्पाइट ऑल इंस्टीट्यूशंस एंड एवरीथिंग। तो हमने दोनों चीज देखी है, और वही एआईएमएस आज भी भरा हुआ है। मैंने कहा 26 एआईएमएस और
खुल गए हैं उनका आप चले जाइए और देख लीजिए वहां पर क्या हाल है। और वही दिल्ली के आईएमएस में अभी भी फेथ है लोगों को, क्योंकि वहां डॉक्टर अभी भी काम कर रहे हैं अच्छी तरह से। लेकिन वहां जो भीड़ लगी हुई है, और बाहर अगर आप जाइए, मैं रोज वहां से जाता हूं, तो वहां पर कम से कम 200 लोग बाहर पड़े रहते हैं फुटपाथ पर 40 डिग्री उस पर। क्यों ऐसा होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर इज certainly basic failure of our system that needs to be seen, that needs to be strengthened. थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर पुनीत के पास आ रहा हूँ एक जल्दी से। डॉक्टर पुनीत, दो चीजों पे, एक तो क्वेश्चन है और मैं दो क्वेश्चन एक साथ आप कर लें। इनका क्वेश्चन है, ब्रिस्टल में मायर स्क्विब, वन पेटेंट केस रिसेंटली विद अनदर बिग फार्मा, will Dr. Puneet call for public comments when it comes to essential medicine and not patent or IP protection to benefit pharma? ये देने के साथ साथ जरा आपसे समझना चाहेंगे थ्रोम्बोसिस इन कोविड, ये भी एक किसी ने पूछा, ये जरा इस पे भी थोड़ा प्रकाश डाल दें। मैं थैंक यू, मैं पहले दूसरा वाला लेता हूँ, फिर जनरल एक चीज जो दो बड़े सवाल जो उसमें हैं, वो उसका कोई जवाब नहीं है अभी भी। एक तो ये जब इन्फेक्शन जब फैलता है तो ये एक, आपने टर्म सुना होगा सुपर स्प्रेडर, कि कहीं कहीं सिर्फ एक आदमी चाहिए होता है इन्फेक्शन का, और वो एक गैदरिंग में गया, उसने सबको इन्फेक्ट कर दिया। और दूसरी जगह कई लोग इन्फेक्टेड थे लेकिन वो इन्फेक्शन नहीं फैला। तो ऐसा क्यों है और किस तरह हम आइडेंटिफाई करें उन सुपर स्प्रेडर्स को, ये बात अभी हमें नहीं मालूम है। दूसरा ये है कि जब इन्फेक्शन पॉजिटिव जिसमें है, तो जैसा डॉक्टर सुरकार ने पहले कहा कि अधिकतर लोग तो रिकवर हो जाते हैं। जो रिकवर नहीं हो रहे हैं वो क्यों, और डिटेरियोरेट जो करते हैं वो इतनी जल्दी क्यों डिटेरियोरेट करते हैं? और उसके ऊपर एक जो डेटा इमर्ज हो रहा है वो ये है कि एक जो आपका बॉडी का सिस्टम है कोआगुलेशन, जो आपको इस बात से रोकता है कि आप ब्लीडिंग हो और आप ब्लीड करके मर जाएं, वो एक्टिवेट होता है हर इन्फेक्शन में। और क्योंकि इन्फेक्शन होता है उसके साथ इन्फ्लेमेशन, बॉडी उसको फाइट करने की कोशिश करती है, और ये दोनों चीजें जो हैं वो आपके कोआगुलेशन सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं। और ये बात बहुत शुरू में ही आइडिया लग गया था चाइना से डेटा में कि साहब कोआगुलेशन सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, लेकिन इसके बारे में क्या किया जाए और इसका रोल क्या है ये अभी क्लियर नहीं है। एक पोस्टमार्टम सीरीज अभी आई है जिसमें ये देखा गया कि जिन लोगों की डेथ आईसीयू में हुई वेंटिलेटर के बाद, उनके लंग्स में आपको माइक्रोक्लॉट्स, बहुत ज्यादा माइक्रोक्लॉट्स मिल रहे हैं। तो क्या हम इन लोगों को जो अस्पताल में एडमिट हो रहे हैं उनको एंटीकोगुलेंट्स के साथ ट्रीट अगर हम करें, तो क्या हम एक उनका जो डिटेरियोरेशन है उसे रोक सकते हैं? आप कॉज नहीं रिमूव कर रहे हैं, आप सिर्फ एक प्रोग्रेशन को कम कर सकते हैं। और अगर हम कर सकते हैं तो क्या डोज होनी चाहिए उसके ऊपर? ये बात एक कंसेंसस ये हो गई है कि साहब यूजुअली जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट होते हैं उनको हम हेपरिन देते हैं क्लॉट्स को प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन वो एक उसकी लो डोज होती है। तो वो ये कह रहे हैं कि लो डोज तो दीजिए ही दीजिए, लेकिन अगर लगे आपको डिटेरियोरेट कर रहा है या पेशेंट आईसीयू में जा रहा है तो उसकी डोज आपको डबल कर देनी चाहिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग फिर एक सवाल ये हो जाता है कि जो आउट पेशेंट है, जो एडमिट नहीं हुआ है और पॉजिटिव है, क्या आप उसका डिटेरियोरेशन रोक सकते हैं इन ड्रग्स के साथ? इसके ऊपर अभी बिल्कुल भी रिसर्च नहीं है। मैं बस आपको ये बता सकता हूँ कि हम लोग के पास प्रपोजल आते हैं ऐसे लोगों को देखने के लिए, और हम उसको एनकरेज कर रहे हैं कि लोगों को, जैसे क्लोरोक्विन का डिबेट है, बिल्कुल वैसे ही एक डिबेट है कि क्या इन दवाओं से हम कुछ लोगों का डिटेरियोरेशन रोक सकते हैं या नहीं। अब आता है सवाल, अच्छा एक चीज और मैं थ्रोम्बोसिस पे कर दूं कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि साहब जब ये कोविड एकदम से फैलना शुरू हुआ तो स्ट्रोक और हार्ट अटैक के पेशेंट्स अस्पतालों से बिल्कुल गायब हो गए। अब ये बात हुई कि साहब क्या कोई जादू है कि कोविड हो रहा है तो लोगों को स्ट्रोक या हार्ट अटैक नहीं हो रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हुआ ये कि लोग इतना डर गए थे कि लोग अस्पताल नहीं आ रहे थे और वो इग्नोर कर रहे थे। तो हमारी अपनी ट्रायल्स में हमने देखा कि जो कुछ लोग हॉस्पिटल में अब आ रहे थे वो इतना ज्यादा बड़ा स्ट्रोक लेके आ रहे थे या इतना सीवियर हार्ट अटैक लेके आ रहे थे कि वो उसको इग्नोर नहीं कर पा रहे थे। और जो माइल्डर वर्जन थे, जिनका आउटकम अच्छा होता है अगर उन्हें जल्दी ट्रीटमेंट मिल जाए, वो अस्पतालों में
नहीं आ रहे थे, और अब ये ट्रेंड थोड़ा सा बदला है, लेकिन अभी भी ये चल रहा है। अब मैं आपके पहले सवाल पे आता हूं, पैटेंट और इस पे। देखिए, ये एक इश्यू है कि जिसमें कोई शक नहीं है, जैसा मैंने पहले भी कहा था आपसे, कि एक तरफ से तो पैटेंट सिस्टम ने इनोवेशन और नई दवाओं की खोज में जरूर मदद की है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, आज हम बात करते हैं हार्ट अटैक के बाद, एक जमाने में हार्ट अटैक एक तरह से डेथ सेंटेंस हुआ करता था, और अब अगर किसी भी अस्पताल के कॉर्निंग केयर में अगर मरीज की डेथ हो जाती है तो लोग सर्क हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया एकदम से। तो गेन्स तो डेफिनेटली हैं, और ये इनोवेशन प्रॉफिट से ड्राइव हुआ है, लेकिन ये एक वाजिब सवाल है कि उस पैटेंट सिस्टम की लेंथ कितनी होनी चाहिए, क्या उस पैटेंट सिस्टम को ओवरकम किया जा सके जब पब्लिक हेल्थ का इशू हो। जैसा मैंने बताया, आप कभी कहानी पढ़िएगा सिप्ला की HIV में, यूसुफ हमीद साहब का जो उसमें एक बहुत मेजर रोल रहा है कि कैसे उन्होंने ट्रिपल थेरेपी को एक पिल में कंबाइन करके, और फाइनली बिल क्लिंटन साहब के व्हाइट हाउस, WHO और की पैटेंट को सस्पेंड करके कैसे वो यूज हुआ है प्रिवेंट करने के लिए। तो ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, जो प्राइवेट इंडस्ट्री है उसको तो कुछ तो पैसा बनाना ही है, मतलब नहीं तो वो क्यों करेंगे। ये सवाल बस हमेशा हो जाता है मैग्नीट्यूड का, और क्या इसको आप ओवरकम कर सकते हैं जब ऐसी क्राइसिस हो। तो इसमें दोनों का रोल है, और अनूप की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि एक डिफरेंस अमेरिका और जैसे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, क्यों अमेरिका में ये ज्यादा हुआ, या जर्मनी को भी आप ले लीजिए, कि अमेरिका में पब्लिक हेल्थ सिस्टम बहुत ही वीक है। ये आपके लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका में कोई सिस्टम नहीं है जहां पे हर आदमी, आप कोई भी आदमी अस्पताल में कवर हो जाके, अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है। तो पब्लिक हेल्थ बहुत जरूरी है, और लेकिन पब्लिक हेल्थ में स्टेट का ही रोल है। प्राइवेट पब्लिक कभी भी फ्रूटफुल कहीं भी नहीं हुई है। अलग अलग मॉडल्स हैं देशों में, कहीं सक्सेसफुल है, वो देश के साइज और उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अनूप की बात बिल्कुल ठीक है कि फोकस प्राइमरी प्रिवेंशन पे होना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर पुनीत। मैं अब लास्ट राउंड कर रहा हूं, क्योंकि इसमें क्लोजिंग आप लोग अपने रिमार्क्स दे दीजिएगा। उससे पहले मैं इसलिए आपसे, आप लोग चाहिएगा तो रिमार्क इस पे दीजिएगा, चाहिएगा तो नहीं दीजिएगा, क्योंकि मैं शर्मिंदा हूं इस स्टेटमेंट से। और ये स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट वाज मेड इन रिस्पांस टू अ प्ली बाय डॉक्टर्स एंड अदर फ्रंटलाइन COVID-19 healthcare workers which question the center's new guideline that ended the 14-day mandatory quarantine for HCW healthcare workers की बात हो रही है। ये मैं शर्मिंदा इसलिए हूं कि the Ministry of Health and Family Welfare told the Supreme Court, quote unquote मैं बोल रहा हूं, why the Hospital Infection Control Committee in the health facility is responsible for the implementing the infection prevention and control activities, but the final responsibility lies with the healthcare workers. It is their responsibility to train themselves and take all measures in preventing the infection. मतलब आप लोग भी आत्मनिर्भर हो जाइए, आप लोग बचते हैं तो बचिए, नहीं बचते हैं तो नहीं बचिए। डॉक्टर सूर्यकांत, मैं आपसे इस पे जरा समझ लूं, क्योंकि ये उससे रिलेटेड है। PPE किट्स आज भी हम लोग ठीक से उपलब्ध नहीं करा पा रहे जी। आज भी टेस्टिंग के जो किट्स हैं उस पे एक इशू है, उस टेस्टिंग किट्स नहीं अवेलेबल। तो आप मतलब ये सारे उसके बीच में, मैं इस पे आप अगर सब आप देना चाहिए, क्योंकि मैं खुद शर्मिंदा हूं, मैं भी पार्ट हूं। मैं आप लोगों को ये मानते हुए उन डॉक्टर्स को जो अपनी जान की बाजी एक तरह से लगाए हुए हैं, इस समय लोग मर रहे हैं, डॉक्टर्स मर रहे हैं। हमारा जो भी सिस्टम है, एम्स में 400 लोग, मतलब ये सब जगह हो रहा है। उसके बाद PPE किट्स आपके पास हम लोग नहीं दे रहे हैं, आपको हम टेस्टिंग किट्स आपके पास उतनी अवेलेबल नहीं है। आप ये कह भी नहीं सकते इस समय कि हमारे पास ये नहीं है। और बाकी मरीज जो आ रहे हैं उनको आप हैंडल करने का कुछ नहीं, क्योंकि आप, मेरे व्यक्तिगत अनुभव है कि जब मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं तो कोविड छोड़ के कुछ नहीं होगा। तो इस पे जरा मैं आपका रिएक्शन समझना चाहूंगा, कैसे आप लोग हैंडल करें। देखिए आनंद जी, मैं शुरुआत करता हूं अपने उदाहरण से, यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से। हमारे यहाँ जब पहला केस आया तो हमारा एक जूनियर डॉक्टर इन्फेक्ट हो गया, और बाद में ये बात सही है, उसने ये एक्सेप्ट किया कि नहीं, वो थोड़ा हमने प्रिकॉशन लेने में थोड़ी हड़बड़ी कर दी, थोड़ी गलती कर दी। तो ये बात तो सही है। हालांकि अलग बात है कि जब हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे
तो इस पे ज्यादा चर्चा नहीं होती थी। दूसरे को कैसे बचाएं, ये पूरा मेडिकल एजुकेशन का फोकस हुआ करता था, आज भी होता है। कभी सोचा नहीं था कि अपने को कैसे बचाएं, ये समस्या भी आगे आएगी। बीमारी से कैसे लड़ें, ये एक मेडिकल एजुकेशन में ट्रेनिंग होती थी। बदतमीजी से कैसे लड़ें, ये भी ट्रेनिंग नहीं होती, अभी भी नहीं होती है, वो भी हमें सीखनी पड़ी इस दौरान। तो ये बात तो सही है कि अपने को कैसे बचाएं, ये इस पे फोकस पूरे मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में बहुत कम रहता है। लेकिन जब आप खुद को बचा पाएंगे तभी तो दूसरे को बचा पाएंगे। तैरने में जब डूब रहे होते हैं तब भी कहा जाता है कि भैया दूसरे की सहायता तभी करो जब अपना बच जाओ। तो ये बात तो कुछ हद तक सही है कि अपने को बचाने की जो हमारे इन्फेक्शन कंट्रोल या इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल मेजर्स हैं, मैं आपको बता दूं बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में जब हम लोग पढ़ते थे और उसके बाद तक हम प्रोफेसर हो गए, उसके बाद तक कोई भी इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल कमेटी नहीं हुआ करती थी। अभी कुछ सालों से जाके मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल कमेटी बनी और फिर जाकर इसके मेजर्स इंप्लीमेंट होने शुरू हुए। दूसरी बात जो आपने कही कि पीपीई किट की, ये बात सही थी कि जब ये कोरोना का संक्रमण शुरू हुआ तो हमारे देश में एक भी पीपीई नहीं बनती थी, N95 मास्क नहीं बनते थे। हमारे देश में सिर्फ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे एक लैब हुआ करती थी। एक बात तो मैं जरूर सरकार की कहूंगा, हालांकि सरकार की गड़बड़ी ये है कि टेस्टिंग कैपेसिटी अभी भी बिल्डिंग नहीं कर पाई है, टेस्टिंग अभी भी हम बहुत लोग कम कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने ये तत्परता जरूर दिखाई कि जो एक नेशनल लैब हुआ करती थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, आज की तारीख 3-3.5 महीने के अंदर 605 लैब देश में डेवलप की गई। काफी अच्छी बात है। हमारे साइंटिस्ट की, हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन चूंकि डॉक्टर हैं, काफी इंटरेस्ट लेके काम करते हैं, मैं उनको बहुत सालों से जानता हूं। दूसरा, आज N95 भी लाखों की संख्या में बन रहे हैं, पीपीई किट भी लाखों की संख्या में बन रहे हैं। टेस्टिंग की कैपेसिटी धीरे धीरे बिल्डअप हो रही है। पहले उत्तर प्रदेश में मैं बता दूं सिर्फ हमारा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ऐसा था जो कि टेस्टिंग कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे अब 30 से ऊपर लैब हमारे अकेले उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, जैसा मैंने कहा, 605 लैब पैदा हो गई है। ये बात जरूर है, मैं आपको बता दूं, आपसे छुपा नहीं है कि खराब क्वालिटी की पीपीईज भी सप्लाई की गई, चिट्ठीबाजी हुई। आपके पास तो पत्र होगा जिसमें कहा गया, सब जगह आई। मैं उत्तर प्रदेश के 3 ऐसे शहरों में जिनको हॉटस्पॉट आप कह सकते हैं, बड़े मेजर हॉटस्पॉट, मुझे खुद भेजा गया कि वहां पर क्या प्रॉब्लम है। थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए मैं गया, मैं आगरा में गया, कानपुर में गया और मेरठ में गया, क्योंकि ये बहुत बड़े हॉटस्पॉट रह गए। मैं एज ए एक्सपर्ट गया था वहां पे थर्ड पार्टी ऑडिट करने, और ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपको बताऊं, लोगों ने व्हाट्सएप करके मेरे पास अलग से, जब मैं सर्किट हाउस में रुका हुआ तो वहां आके बताया कि कैसे कैसे वो जो पीपी किट होती है खोलते हैं तो फट जाती है, वो पूरी तरह कोप अप नहीं कर पाती है, साइज उसका छोटा आ गया है। तो बहुत सारी समस्याएं आई, और ये मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टरों को, बहुत सारी चीजें तो मीडिया में उन्होंने एक्सपोज नहीं की, बेचारे लड़ते रहे इन्हीं सबसे। एक मैं और, डॉक्टरों के पीपी प्रोवाइड कराने के लिए बहुत बड़ी मुहिम चल रही है, सब कुछ किया जा रहा है। मैं उनके लिए बड़ा कष्ट है मुझे, पुलिस वालों के लिए। आप सोचिए, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पुलिस वाले इन्फेक्ट हुए, पुलिस वाले मर गए बेचारे। आप सोचिए कि चलो हमने तो एक शपथ ली है, हिपोक्रेट शपथ ली है कि भाई हम बीमारी से डरेंगे नहीं, हम अपने दुश्मन का भी इलाज करेंगे। हम तो शपथ लेते हैं कि भाई हमारा प्रोफेशनल हजार्ड है कि हमें कोई बीमारी लग जाएगी। चलो हमारा तो, चलो हमने कहा आ बैल मुझे मार। मैंने खुद कहा कि जब ओखली में सर दिया तो उसमें डरना क्या। लेकिन इन पुलिस वालों की बेचारों की क्या गलती थी, इनको भी पूरा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था। कई मीडिया हाउसेस के लोग हैं, उनको भी पूरा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था। कई सफाई कर्मचारी हैं, उनको भी पूरा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था, नहीं मिला। और सारे लोग हैं, आप देखिए सीआरपीएफ के लोग, कहाँ सिक्योरिटी के लोग, ये गार्ड लोग, ये सब ऐसे लोग हैं जो जिनको प्रोटेक्शन का ध्यान नहीं रखा गया। तो सिर्फ डॉक्टर को तो ही नहीं कमी आई, डॉक्टर के लिए ही चुनौती प्रोटेक्शन नहीं बना। मैं समझता हूं और भी कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे सफाई कर्मी हो गए, पुलिस कर्मी हो गए, मीडिया कर्मी हो गए, ये पुलिस और सीआरपीएफ के लोग हो गए, सेना के जवान हो गए, इन सारे बहुत से लोगों को, देखिए ये तो ऐसी बात हुई कि जब आप हमें लड़ाई में भेज दे रहे हैं और ना मेरे पास बंदूक है, ना रिवॉल्वर है, ना कुछ है, और ये हमें वास्तव में देश को देखना पड़ेगा कि जो हमारा कोरोना वॉरियर्स हैं उनका बचाव करें, उनके लिए प्रोटेक्शन जो भी मेजर्स है वो पूरी तरह से करें।
थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर अनूप के पास आ रहा हूँ। मैं डॉक्टर अनूप एक चीज जल्दी से आपसे समझना चाहूंगा, जैसे इस समय 4 हमारी एजेंसीज हैं जो इसको कहीं ना कहीं मैटर कर रही हैं। ICMR, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, और वो जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इकोनॉमी। अभी जहां हम लोग खड़े हैं, तो इसको लीड, मतलब एक तो कोई जनरल होगा ना, समवन विल लीड। तो शुड इट ICMR शुड लीड और डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ शुड लीड? मैं जनरल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ कि भाई अगर लॉकडाउन भी होना है तो किसकी ज्यादा राय ली जाएगी, या नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, या एक इकोनॉमी का भी एक एंगल आ गया है कि भाई आर्थिक चीजें भी देखनी है, उसी को देख के शायद शराब भी खोली गई। मैं जरा इसको समझना चाहूंगा कि हु इज गोइंग टू लीड। अभी भी वो क्लैरिटी नहीं हो रही। बिल्कुल सही बात है आपकी, क्लैरिटी मुझको भी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक जनरल बात बता दूं कि ये इस तरह का मैसिव मेजर महामारी को एक ना सिंगल डिपार्टमेंट और ना एक सिंगल कोई भी मिनिस्ट्री हैंडल कर सकती है। इट हैज टू बी इंटरडिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ एटलीस्ट 7 to 8 मिनिस्ट्रीज। ना आप अहम बात करें, ICMR सबसे पहले नाम आता है कि भाई ICMR इज नॉट अ पब्लिक हेल्थ एजेंसी. It's not responsible for public health of the country. That is a job of Director General of Health Services and the Health Ministry. तो ICMR का जॉब है कि हमारे लिए एक रिसर्च का एजेंडा बनाए, हमारे लिए अगर उनकी एक्सपर्टीज की जरूरत है कोई नेशनल प्रोग्राम के लिए तो वो देंगे, लेकिन कार्यान्वित नहीं करेंगे वो। और बाकी वैक्सीन की रिसर्च वगैरह में वो ध्यान देंगे, पैसा उनको इसीलिए एलोकेट किया जाता है। डॉक्टर बलराम भार्गव हमारे जूनियर रहे हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के, और वो एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट, अच्छे रिसर्चर हैं, अच्छी तरह से रिसर्च, लेकिन उनका काम ये नहीं है कि ये हॉटस्पॉट को मैनेज करें और यहाँ पर एक टोकन कर्फ्यू लगाएं और ये करें। वो हेल्प कर रहे हैं और पूरी अच्छी तरह से कर रहे हैं। अब जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू रिलाई ऑन वेरियस स्टेट गवर्नमेंट कि वो क्या काम कर रही हैं, हमारे सेंट्रली क्या डिक्टेट हमको देने हैं। तो कुछ चीजें वो कर सकती हैं और कुछ चीजें वो कर सकते हैं। तो ऑन द ग्राउंड सिचुएशन है, जैसे कि मुंबई की है, तो ऑन द ग्राउंड सिचुएशन तो मुंबई स्टेट को हैंडल करनी है कि धारवी स्लम में क्या हो रहा है, या फिर यहाँ पर दिल्ली में स्टेडियम में वो बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए। अब जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, वहां पर एक कमेटी एग्जिस्ट कर रही है, और जो विनोद पॉल हैं वो हमारे सीनियर रहे हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के, वो हेड करते हैं, वो ही थिंक टैंक है नीति आयोग से। और मेरा अपना ख्याल ये है कि शुरुआत बहुत बढ़िया करी। इट इज लाइक T20 में उन्होंने पहले ही 10 ओवर में 200 रन बना लिया, दैट काइंड ऑफ थिंग, कि शुरुआत में बढ़िया प्लानिंग, इमीडिएट कार्यान्वित करा लॉकडाउन को, और क्लियर इंस्ट्रक्शंस हमारे प्राइम मिनिस्टर से आए बड़े इंप्रेसिव वे में कि कैसे करना है। ये तो बाद में बात थोड़ी सी छूट गई, जो कि छूटनी थी ही, किसी भी गवर्नमेंट के हाथ में आने वाले नहीं है, एक्सेप्ट छोटी कंट्री ताइवान की बात आप छोड़ दीजिए वगैरह वगैरह, या एक छोटी स्टेट केरला जिसने अपने बढ़िया तरीके से वो कर लिया, जैसे डॉक्टर सूर्य प्रकाश ने बताया। तो ये जिस तरह से महामारी चल रही है, ये ऑर्डिनरी किसी कमेटी के हाथ की बात नहीं है, किसी गवर्नमेंट के हाथ की बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको इतना बताऊं कि शुरुआत में इन्होंने किया वो प्रेज वर्दी है, वो उसके लिए प्रशंसा करनी चाहिए। लेटली जो हमारा सर्ज हुआ है मेजरली, और उसके साथ जो माइग्रेंट्स और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ गई 60 डेज तक आते आते, वो एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। क्योंकि वो जैसे कि डेविल एंड डीप सी के बगल में हम खड़े हुए हैं, अगर आपने नहीं खोला तो वो लोग मर जाएंगे उसके कारण, आपने खोल दिया तो लोग उसके कारण मर जाएंगे। तो हमको करना क्या है? तो हमको फेज वाइज खोलना, वो कर रहे हैं, लेकिन ये हैंडल नहीं होगा। जब ये ओपन होगा तो ये और बढ़ेगा, तो लेकिन लोग एटलीस्ट कुछ कमा लेंगे, तो एक तरह से वो बात हो जाएगी। एक चीज और प्रॉब्लम हो गई, जो कि एक्चुअली इनकी पब्लिक हेल्थ की मीटिंग्स में और भी इसका इनपुट होना चाहिए था जो शुरुआत में, वो ये कि जब लॉकडाउन होगा तो लोग जो यहाँ पर माइग्रेंट मूव करते हैं, काम करते हैं लाखों के हिसाब से यहाँ पर या कहीं पर भी, वो कैसे वापस जाएंगे या यहीं रहेंगे, और जाएंगे तो कैसे जाएंगे, ये चीज सोचने गई। और इसके लिए कौन आदमी इनपुट होगा, कौन राइट होगा, शायद डिजास्टर वाले राइट होंगे या कोई और होगा, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन वो एक मेजर प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि माइग्रेंट जहां जहां गए
वहां वहां प्रॉब्लम्स हुई उसके बाद, और उसके बाद ट्रेन उन्होंने वो करी तो ट्रेन कोरोना वायरस को ले गई सब जगह। ये इतना दूर देखा नहीं है। मैं अपने मेडिकल कोलीग से क्या बात करता हूँ कि क्लोरोक्विन की बात, रेमडेसिविर की बात, ये दवाई की बात, मैंने कहा है ये एक बुक है जिसमें कहीं कुछ लिखा नहीं है। ये कोई हैरिसन से नहीं पढ़ेंगे हम, कुछ नहीं लिखा है। हमको अपने पन्ने खुद लिखने हैं, डे टू डे एक्सपीरियंस और कॉमन सेंस से हमको लिखने हैं, और जो बाकी रिसर्च के आ रहा है उसको बैकग्राउंड बनाकर। तो ये आई होप दैट आंसर द क्वेश्चन आनंद। थैंक यू सो मच आनंद जी मैं माफी चाहूंगा कि जरा हमारा पहले से कमिटमेंट है एक लाइव प्रोग्राम का। आप निकले बस हम खत्म कर रहे हैं। आप थैंक यू सो मच, आप निकले डॉक्टर साहब। जी मुझे सर बहुत अच्छा लगा। अनूप जी नमस्कार, डॉक्टर पुनीत जी नमस्कार। मैं माफी चाहूंगा एक बार फिर, मुझे जरा लाइव बैठना है जरा जी। अरे बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब। डॉक्टर पुनीत आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट है। जल्दी से एक बात ये कर लें कि मेरे ख्याल में अमेरिका में तो कोई स्टेट गवर्नमेंट ये कह नहीं सकती थी कि आप लोग अपने आप देख लो कैसे आप ठीक हो गए। आपसे जल्दी से ये समझ लें कि एक बार हिंदुस्तान को पोस्ट कोविड एक चीज तो समझनी होगी कि हमें अपनी प्रायोरिटीज चेंज करनी होगी। तो शायद एक बहस ये चल रही है देश में, विमर्श है कि हेल्थ, एजुकेशन और पॉवर्टी, क्योंकि शायद इस ऑर्डर में रख कर लेंगे तो चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, या पॉवर्टी को सबसे पहले और फिर एजुकेशन और हेल्थ। लेकिन अब बहुत से लोग कह रहे हैं हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी। आपका एक जल्दी से टेक ऑन दिस। एक छोटा सा ये कि अनूप ने जो बात कही वो बहुत बिल्कुल दुरुस्त है कि साहब ये एक अनचार्टेड टेरिटरी है, और आप देशों का उदाहरण लें तो सबने थोड़ा थोड़ा अलग किया है, और कोई भी परफेक्ट वे नहीं है। जो उनके सर्कमस्टांसेस को सूट करता था गलतियां। अब जो स्पेसिफिक आपका जो सवाल है कि हेल्थ पावर, इसमें हमेशा देखिए एक बड़ा सिंपल सी एक ये बात होती है कि अगर आप एक मेजर आप पॉवर्टी को लेके चलें तो आप क्या रियली आप पॉवर्टी को प्रायोरिटी बनाएंगे, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं? तो ये एक स्टैंडर्ड एक प्रिंसिपल लाइफ का है कि कोई भी प्रॉब्लम को आप छोटे छोटे उसमें तोड़िए और देखिए आप उसको स्टेप वाइज किस तरह टैकल कर सकते हैं। तो उसमें आपको स्लोगन बनाने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। और अनूप ने जैसे बात मेंशन की कि जैसे कोरोना में जो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा हुआ कि लॉकडाउन हुआ, लेकिन उस समय किसी ने कुछ जो एक कॉमन सवाल थे उन पे ध्यान नहीं दिया कि क्या होगा। मतलब ट्रैवल, दुनिया भर में कोरोना को कहा गया है कि ये सब डिजीज प्लेन, कोरोना गोज बाय ट्रेवल्स बाय फ्लाइट्स, जो सब जगह फैला है दुनिया में। इंडिया में वो ट्रेन से और उससे फैल रहा है। लेकिन इवेंचुअली होगा यही कि धीरे धीरे ये भी कम होता जाएगा, क्योंकि आज ही का डेटा है यूरोप का, कुछ कंट्रीज का, जर्मनी वगैरह का, कि इवन इटली का, कि जहां पे अब थोड़ा थोड़ा खोला है वहां अभी सेकंड स्पाइक नहीं दिख रही है। आइसोलेटेड है मतलब केसेस कुछ उसमें, लेकिन एक जनरल इंक्रीज अभी नहीं दिख रहा है। लेकिन उसमें देखिए टाइम लगता है, एक लैग पीरियड है, इसलिए हमें पता नहीं है। इसलिए एक जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो जरूर अभी भी इंप्लीमेंट होने चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ धोना और मास्क पहनना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये अब एक पार्ट ऑफ लाइफ हम लोगों का सबका हो जाएगा आगे भी। और इसको करने से हम बाकी इन्फेक्शन भी जो है वो फ्लू वगैरह बहुत कम हो जाएंगे अगर हम इसको फॉलो करते रहेंगे। थैंक यू डॉक्टर पुनीत, थैंक यू डॉक्टर अनूप, और डॉक्टर सूर्यकांत चले गए हैं दूसरे उसमें। मैं खत्म इससे कर रहा हूं क्योंकि एक हमारे बॉबी रमाकांत ने बहुत अच्छा सम अप किया है। मैं उस रेफरेंस में कह रहा हूं कि जब हमारी सरकार ने कहा है कि आप लोग आत्मनिर्भर हो जाइए, उनका कहना है कि अस्पताल में संक्रमण शून्य होना चाहिए। यह आईना दिखा रहा है हमारी स्वास्थ्य प्रणाली का। सरकार को पूरी दुनिया में यह पक्का करना होगा कि एक भी स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित न हो, तभी जनता के बीच संक्रमण रुकेगा। हमारी भी उतनी जिम्मेदारी है कि हम आप लोगों को स्वस्थ रखें, इन्फेक्शन फ्री रखें, क्योंकि तभी आप हमारी देखभाल कर रहे हैं। ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर